हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट सुपर कोचिंग। तो अभी एक यूजीसी का ड्राफ्ट आया था जिसको लेकर बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और बहुत सारे लोग तो ऐसा समझ रहे हैं कि सर अब नेट कोई वैल्यू नहीं रह गई है, नेट जरूरी नहीं है टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो बच्चों उसी चीज को मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा और गाइडलाइंस क्या हैं, ड्राफ्ट क्या है और क्या क्या उसकी की हाइलाइट्स हैं, वही सब चीजें डिस्कस करूंगा और आराम से समझते हैं इसको। कोई जल्दीबाजी नहीं, किसी को डिफेमिंग नहीं करना है, समझना है हमारा काम कि ये ड्राफ्ट हमें क्या बताता है। और इस ड्राफ्ट ये जब ड्राफ्ट एक गाइडलाइन की फॉर्म में हमारे पास आएगा तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं इंडिया में, उनके लिए वीडियो बहुत जरूरी है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। देखो, दो कंफ्यूजन है बहुत सारे बच्चों को। पहली कंफ्यूजन क्या है कि सर नेट अब जरूरी नहीं है टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरा, केवल पीएचडी इज मैंडेटरी टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ये दो बातें हैं जिसको लेकर बड़ी कंफ्यूजन है। मैं दोनों बातों को ही क्लियर करूंगा। और बहुत सारे बच्चे तो अब ये सोच रहे हैं सर अब हम नेट की तैयारी क्यों करें जब वो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उसका छोटा सा सवाल का आंसर दे देता हूं। अगर आप ध्यान से समझोगे, जो ऑलरेडी पीएचडी कर चुके हैं, अभी कुछ साल पहले ही गाइडलाइन है, 2018 में गाइडलाइन आई थी, मैं दोनों को कंपेयर करूं, 2018 वाली गाइडलाइन भी और ये जो ड्राफ्ट है इसको भी कंपेयर करूंगा। तो देखो, अगर आप ये समझ रहे हो, चलो आपने इसको इस तरीके से ले लिया कि भाई अब नेट जरूरी नहीं है, पीएचडी जरूरी है। तो बच्चों एक बात बताओ यार, पीएचडी करने के लिए भी तो नेट चाहिए ना। ठीक है ना। और दूसरा, आपका एपीआई स्कोर जो है, अगर आप वहां बात करते हो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्कोर होता है, उसमें भी तो आपको नेट के क्रेडिट मिलते हैं। ठीक है। तो इसलिए नेट की तैयारी करना तो ना ही छोड़े वो बच्चा, जो बच्चा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहा है। ठीक है, बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो देख लेते हैं पहले तो सबसे पहले कि रेगुलेशन क्या है हमारा। ये हमारा एक नोटिफिकेशन है, ये मैंने वहीं से डाउनलोड किया है। अगर आप इसको देखोगे बच्चों, तो ये कुछ बेसिक सी इनका क्या है, ड्राफ्ट क्या है हमारा। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर असिस्ट अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन of teachers and academic staff in universities and college measures for the maintenance of standard in higher education regulation 2025। ये ड्राफ्ट है हमारा। इसमें कुछ चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं, एज इट इज है पुराने वाले ड्राफ्ट के जैसे ही। लेकिन इसमें हम लोग जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर पहुंचते हैं, ठीक है ना, जो हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स है, मैं डायरेक्टली आपको वहीं लेकर जा रहा हूं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर 4 नंबर क्लॉज है हमारा वो। ठीक है ना। दीज आर द जनरल कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन। ये तो एक बेसिक कंडीशन है हमारी, इस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि जिस जो हमारा कंसर्न है हम उसी पर स्टिक करेंगे बच्चों, है ना। थोड़ा सा मैं इसको और जूम भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी रहे, और मैं एज इट इज पढ़वा भी देता हूँ उसको ना आप लोगों को। ठीक है ना। 3.9 3.12, चलिए बात करते हैं सीधा। यस, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये नए वाले ड्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस या उसके अलावा जो हमारे अकम्प्लिशमेंट है, डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, सब कुछ आ रहा है। मतलब यूजीसी की सारी स्ट्रीम आ जा रही है और सीएसआईआर की भी आ जा रही है। ठीक है ना। इन सब में कहा, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। चलिए बात करते हैं, ये है नया, और पुराना मैं बताऊंगा वो क्या है। तो नए जो हमारा ड्राफ्ट है उसमें पहला ही 4.1 पहला ही क्लोज है, असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, एकेडमिक लेवल 12 या 13 के लिए तो पीएचडी बिल्कुल मैंडेटरी है। ठीक है ना। या अगर आप इस एकेडमिक लेवल से ऊपर जाते हो तो आपको पीएचडी मैंडेटरी है, लेकिन वो बात की बात है। पहले एंट्री लेवल की हम लोग बात कर लेते हैं। यहां लिखा है यूजी डिग्री एनसीआरएफ, मतलब एनसीआरएफ मतलब हम लोग बात करें नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क होता है हमारा। जो जो तुम्हारी डिग्री है, बैचलर डिग्री है कितने साल की है, मास्टर डिग्री है कितने साल की है, ठीक है ना, और बैचलर कितने साल की है, मास्टर कितने साल की है, पीएचडी है, उसी के हिसाब से आपका एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बनता है। तो मैं इसको भी छोटा बहुत आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आगे, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। तो इसमें यूजी डिग्री मान लो फिलहाल विद एटलीस्ट 75% मार्क्स, और पीजी डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड पीएचडी डिग्री। मतलब अगर आप समझो इसको, या तो आपके पास यूजी डिग्री है लेवल 6 का, लेवल 6 का मतलब हम लोग बोलते हैं 4 ईयर की बैचलर डिग्री को, विद एटलीस्ट 75% मार्क्स, या तो ये हो, या फिर पीजी डिग्री हो आपका एनसीआरएफ 6.5। एनसीआरएफ 6.5 का मतलब होता है बैचलर डिग्री 3 साल, मास्टर डिग्री 2 साल। मैं बता दूंगा इसको, ठीक है ना। एनसीआरएफ का विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, यानी कि इन दोनों में से कोई एक, या तो आपकी 4 साल की बैचलर डिग्री
75% मार्क्स के साथ में, या फिर जो है आपका 3 साल की बैचलर 2 साल की मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स एंड आप पीएचडी डिग्री। पीएचडी डिग्री अगर हम कर लेते हैं तो एनसीआरएफ लेवल 8 हो जाता है, ठीक है ना। या तो ये हो गया क्वालिफिकेशन, यानी कि आप बैचलर 4 साल प्लस पीएचडी, मास्टर्स प्लस पीएचडी, ठीक है ना, एंट्री लेवल के लिए। और मतलब यहां इन्होंने कह दिया कि पीएचडी से काम चल जाएगा, नेट हो या ना हो। जो 2018 का रेगुलेशन है, अगर मैं 18 के रेगुलेशन की बात करता हूं बच्चों आप लोगों से ना, इसको भी देख लो जरा, ये 2018 का है। इसमें देखते हैं इसको, वही मैं 4 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे चला जाता हूं, 4 नंबर पर, ठीक है ना। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, सीधा मैं 4 नंबर पे जाता हूं। यस, हियर इट इज, यस, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। यहां अगर हम लोग देखते हैं तो यहां साफ साफ लिखा है मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन पॉइंट स्केल, ठीक है। थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको। बिसाइड, अब इसके बाद मास्टर डिग्री हो गया, बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएआर, या जो भी हमारे सेट एग्जामिनेशन होते हैं वो क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा आगे ये सेकंड पॉइंट हो गया। इसके अलावा जिन लोगों का 2009 से पहले एमफिल या पीएचडी है, उन लोगों को, यहां और लिखा हुआ है, उन लोगों को नेट या स्लेट या इस तरीके के एग्जाम की जरूरत नहीं थी। ये 2018 का गाइडलाइन है, ठीक है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज को। तो वहां उन्होंने बोला था कि भाई आपको 55% बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री में चाहिए और आपके पास नेट होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर जो किसी ने भी कंडक्ट कराया, यूजीसी ने, सीएसआईआर ने, या फिर आईसीआर ने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली, या स्लेट या सेट होना चाहिए। और अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है 2009 से पहले की, तब उस केस में, या एमफिल है, आपको जरूरत नहीं है इस नेट या सेट की, ठीक है ना। क्लियर। ये 2018 का जो हमारा गाइडलाइन था उसके बारे में। अब जो इन्होंने कर दिया है वो क्या कर दिया है कि यहां से उस चीज को हटा ही दिया है कि पीएचडी डिग्री अगर है आपके पास में 2000, अब कभी की भी हो, ठीक है ना, तो आप एलिजिबल हो। और लेकिन इससे ये साबित नहीं होता, इससे ये आप मत समझिएगा कि अगर आपने नेट क्वालिफाइड कर लिया है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। नेट आप दूसरे वाला अगर पढ़ोगे ना, पीजी डिग्री एनसीआरएफ लेवल 6.5, एनसीआरएफ लेवल 6.5 मतलब 3 साल की बैचलर डिग्री और 2 साल की मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड क्वालिफिकेशन इन द दिस नेट एंड स्लेट। यानी कि अगर आप अभी भी मास्टर डिग्री कर लेते हो और आपके पास नेट है तो पीएचडी की जरूरत भी नहीं है टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। बच्चे सोच रहे हैं कि सर अब हम नेट करें या ना करें। अरे भाई, अगर आप मास्टर डिग्री हो, नेट कर लिया, तो भी तो आप एलिजिबल हो जा रहे हो ना, ठीक है ना। सीधा सीधा आप गाइडलाइन को देखते हैं तो भी आप जो है एलिजिबल यहां हो जा रहे हो। या और लिखा है, और पीजी डिग्री एनसीआरएफ लेवल 7 एमटेक। एनसीआरएफ लेवल 7 क्या होता है हमारा? आपका 4 साल का बैचलर डिग्री और 2 साल का मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% इक्विवेलेंट मार्क्स। तो 6.5 ये सारी चीजें हैं हमारी जो यहां आपको समझनी है, ठीक है। तो ये कभी भी ये नहीं बताता आपको, ये जो बोल रहे हैं ना कि अब नेट की कोई वैल्यू नहीं, आप वहीं पर हो अभी भी, आप एमएससी डिग्री हो, नेट हो, आप एलिजिबल हो। हाँ, जिनके पास पीएचडी है और नेट नहीं है वो भी एलिजिबल है। अब सवाल आता है कि हम अब नेट की तैयारी करें ना करें। अरे बच्चों, ये अगर आप नेट की तैयारी नहीं करते तो पीएचडी डिग्री चाहिए ना आपको, बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। पीएचडी करने के लिए भी तो नेट चाहिए ना मेरे भाई। पीएचडी अगर आप करोगे, ठीक है, तो नेट चाहिए। अब नेट में भी 3 कैटेगरी है उनकी ना, अगर आप देखोगे ना, वहां पर एक जेआरएफ है, एक एलएस है और एक पीएचडी ओनली है। हालांकि वो पीएचडी ओनली का क्या वैल्यू है अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, समझ से बाहर है चीजें सारी। क्योंकि वो बेसिकली इसलिए बनाई गई थी कि अब जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराएंगी और उसी स्कोर के थ्रू वो एंट्री लेंगी। लेकिन भाई यूजीसी पता नहीं क्या करता है कि देख उसने बस नोटिफिकेशन निकाल दिया, आधों को समझ में आया, आधों को समझ में नहीं आया, ठीक है। और समझना तो छोड़िए, उसके बाद भी तो यूनिवर्सिटी की पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकल रहे हैं। अगर आपने ये कैटेगरी बनानी ही थी तो भाई यूनिवर्सिटी को स्ट्रिक्टली तुम्हें इंस्ट्रक्शन देनी थी ना कि आप अब अपना कंडक्ट नहीं करा सकते, आप इसी के थ्रू लेंगे। हालांकि ऐसा कुछ वो नहीं है, वहां पर वो जब भी कभी पीएचडी एंट्रेंस निकालती है कोई यूनिवर्सिटी, वो एग्जेम्प्ट कर देती है कि जिन लोगों के पास
जो उन्होंने ये जो नेशनल लेवल का एग्जाम है हमारा CSIR या UGC का, जिन्होंने PhD ओनली कैटेगरी में क्वालिफाइड किया है, वो एग्जाम्प्टेड है इस एग्जाम से, वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए रिक्रूट हो जाते हैं। हालांकि चीजें सही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लोग समझने में गलती करते हैं, इतना ब्लेम करते हैं लोग UGC को, ये वो दुनिया भर की चीजें हैं, रिश्तेदार है, ये है, फलाना ढिमका। पर लेकिन बच्चों, जो ये ड्राफ्ट बना रहा है वो कोई ऐसा अनपढ़ गवार इंसान तो है नहीं, ठीक है ना। प्रोफेसर्स मिलकर बनाते हैं, समझ के बनाते हैं इस ड्राफ्ट को, ठीक है ना। आप ड्राफ्ट में गलतियां निकालते रहो, आप कितने एलिजिबल हो जो ड्राफ्ट में गलतियां निकालो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा चीजें और क्लियर अगर हो जाए, तरीके से निकाला जाए, क्योंकि वो ड्राफ्ट अब उसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है, लेकिन इंफॉर्मेशन तो है ना वहां पर। अब आप उल्टा सीधा बोलने लगो किसी को, तो ये भी तो सही नहीं है बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो आप लोगों से सिंपल चीजें हैं। बस इन्होंने क्या किया है कि नेट होना जरूरी नहीं है, PhD होना जरूरी है। अब भाई जो बच्चे अब करंट है, अगर वो ये सोचे कि चलो अब मैं नेट क्वालिफाइड नहीं करता, मैं तो PhD से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा, तो भाई बिना नेट के PhD कहां से करोगे? और बिना नेट के या बिना JRF के PhD करोगे तो पेड PhD करोगे क्या? फीस दोगे क्या? आप JRF क्वालिफाइड करो, गवर्नमेंट से फेलोशिप लो, इंडिपेंडेंट हो जाओ इकोनॉमिकली, फैमिली से अपने PhD पर करो, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, अच्छे इंस्टीट्यूट से PhD करो, तो उसके लिए तो जरूरी है ना चीजें सारी हमारी। तो इसलिए ये सब चीजों में ना पड़े, तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी में लगे रहे, वो चीज आपकी कभी वेस्ट नहीं जाएगी, वो एग्जाम है आपको हमेशा वैल्यू देगा ही देगा, ठीक है। तो ये सारी ये बातें मुझे करनी थी। अच्छा, एपीआई स्कोर को लेकर भी अगर मैं बात करूं, देखो एपीआई स्कोर्स में कभी भी नेट का वेटेज नहीं हटेगा, वो रहेगा वहां वेटेज। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब ऐसा लगता है, जैसे पहले क्या था कि पब्लिकेशन के अलग वेटेज था, अगर मैं आपको बताऊं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे ना कहीं पर भी जाकर, ये तो एनसीआरएफ के बारे में बता रहा था मैं, आप देखोगे कि एपीआई स्कोर होता है। अब एपीआई स्कोर में भी कॉलेज यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर लेती है, कोई फिक्स रूल नहीं है कि भाई जैसे मास्टर डिग्री के तुम्हारे 25 है, यूजी डिग्री के तुम्हारे 25 है, मास्टर डिग्री के सपोज 25 है, पीएचडी के तुम्हारे जो है 21 नंबर है, 28 नंबर है, 30 नंबर है, इस तरीके से करते हैं। नेट के तुम्हारे 7 नंबर है, 8 नंबर है, 10 नंबर है, ठीक है। तो वो तो चेंजेस जो है अप्रूवल के साथ ही जो है यूनिवर्सिटीज वगैरह अपना जब कंडक्ट कराती है, जब एंट्री ले लेती है, तो वो चेंज कर लेती है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक पीडीएफ भी है, मतलब एक सिंपल सा की पॉइंट है हमारा, कि ये जो हमारा अब इस बार नोटिफिकेशन निकला है उसमें यही है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और इक्विवेलेंट टेस्ट आर मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर विद एक्सेप्शन फॉर कैंडिडेट होल्डिंग पीएचडी डिग्री under specific regulation. PhD under specific regulation, PhD is mandatory for appointment to associate professor and professor role, इवन प्रमोशन के लिए PhD बहुत जरूरी है, वो पहले से ही 2018 की गाइडलाइन में यूजीसी ने दे दिया था, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें, एक कंपैरिजन है, मतलब की डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूं ना दोनों में, 2018 वाले में 2025 वाले में, वहां 18 में PhD रिक्रूटमेंट की बात करें, PhD वाज नॉट मैंडेटरी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर बट रिक्वायर्ड फॉर प्रमोशन, वो आज भी नहीं है। आपके पास नेट है तो मास्टर डिग्री है तो आप एलिजिबल हो, जबकि 25 में पीएचडी इज मैंडेटरी। अब लेकिन ये पीएचडी तो मैंडेटरी लिखा हुआ है ना यहाँ पर, दिस इज फॉर लेवल 13, नॉट फॉर एंट्री लेवल, ये लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग इसी को लिख कर ना कंफ्यूज हो रहे हैं कि बिना पीएचडी के हम असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, तो मैं बता दूं, दिस इज नॉट फॉर एंट्री लेवल, लेवल 10 के लिए नहीं है ये, ठीक है। दिस इज लेवल 13 या प्रमोशन के लिए, सपोज अगर आपने लेवल 10 से एंट्री किया है, आप उसमें लेवल इंक्रीज कर रहे हो, तो वहां पर आपका पीएचडी मैंडेटरी है। बहुत सारे लोग इस चीज को ना अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो बच्चों ना, वो गलत नहीं। ड्राफ्ट जो बना रहे हैं वो हमसे ज्यादा तो पढ़े लिखे ही हैं, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि नींद से जगह ड्राफ्ट बना दिया, अरे भाई आप समझ लो पहले उस ड्राफ्ट को ना, पहले क्या है उसका मतलब, उसमें जो जितने क्लॉज है उनको पहले जानो ठीक से। वो ड्राफ्ट ऐसे नहीं बनाया था, कोई भी सर गवर्नमेंट किसी कोई भी हो, मैं किसी भी स्पेसिफिक गवर्नमेंट को फेवर या डिफेम नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जब भी कोई इस तरीके की गाइडलाइन लेकर आती है, इवन यहाँ नहीं किसी भी तरीके की चीजों में, तो भाई वो ड्राफ्ट सेक्रेटरी लेवल पर बनाए जाते हैं, या वो गाइडलाइन सेक्रेटरी लेवल पर बनाई जाती है, ठीक है ना। वो कोई अनपढ़ गवार इंसान नहीं बनाता है, तो इसलिए थोड़ा सा पहले जान ले चीजों को ना, और एकदम से बहकावे में ना आए, समझे। तो मैं सिंपल सा कंक्लूड कर रहा हूँ चीजों को। कंक्लूजन ये है कि ये जो नया ड्राफ्ट है ये हमें बताता है कि अब अगर ये इसमें भी आप लोगों से मांगी गई है सजेशन, कि असिस्टेंट प्रोफेसर एंट्री लेवल के लिए नेट अगर नहीं भी है आपके पास में, बट आपके पास पीएचडी है,
ये बात तो पहले से भी थी, 2009 से पीएचडी पहले वालों को नेट की जरूरत नहीं थी। अब वो हटा दिया वहां से ना। अब मतलब ये है कि भाई आपके पास पीएचडी है तो नेट नहीं भी है तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन अगर आपके पास नेट है तो आप एलिजिबल हो ही ना, बिना पीएचडी के भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हो गई। और वो तो ड्राफ्ट है अभी, अब उसका फाइनल जो है गाइडलाइंस क्या निकलेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन जैसा भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा। मैंने कोशिश किया है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक लाइक जो है जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में। अगर सीएसआर नेट की आप तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग तैयारी कराते हैं तो इसलिए मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन आप समझो ना कि गाइडलाइन क्या कहती है। साफ साफ लिखा, मैंने गाइडलाइन को पूरा पढ़ के बताया आप लोगों को ना बच्चों। ये नहीं है कि भाई मैंने जो है अपनी तरफ से बातें बना दी, मैं तो जो यहाँ लिखा हुआ है वही आपको बताया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है ना। मेनली हम इसी की बात करते हैं ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। हालांकि अभी क्या है कि अलग तरीके से रिक्रूटमेंट भी है, उन पर मैं कभी और बात करूंगा, लेकिन फिलहाल बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों ने समझा होगा। बाकी अगर आपके कुछ डाउट है, कुछ कमेंट है, तो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और कमेंट करने के बाद मैं उसको आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।